हाउ डू वी एज वुमेन अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है और ये एक कंडीशन है जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा ध्यान करना पड़ेगा? There's an internal desire कि पहले मेरे साथ कुछ nothing was wrong with me before this. So the starting of the sentences पहले नहीं झड़ते थे. I had zero hair fall. And अभी झड़ रहे हैं. I don't know if it's a way to convince yourself that everything was okay before, but it's very, very inaccurate because hair, as I told you, is a living thing. हर living thing की एक life cycle होती है and your body is composed of so many different tissues, each going through their own life cycle. Similarly, बालों का एक living part होता है, बालों की जड़, and बालों का एक dead part होता है, which is your keratin, which is forming the hair shaft. बालों की जड़ जो है वो periodically एक cycle से गुजरती है, इसे हेयर साइकिल कहते हैं. एंड बाय कॉमन सेंस उसमें एक एक्टिव ग्रोथ फेज होगा दैट इज कॉल्ड एनाजन, जिसे 2 to 7 years के बीच में इट कैन लास्ट फॉर अ वेरिएबल टाइम. देन देर इज अ कैटेजन फेज जहाँ पे ट्रांजिशन होता है कि अब बालों की जड़ जो है उसका ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो जाता है. तो फॉर वट एवर रीज़न द स्पीड ऑफ मेकिंग दैट हेयर शाफ्ट रिड्यूसेस एंड स्लोली इट कम्स टू अ हॉल्ट. इसके बाद वो जड़ इनएक्टिव है and your hair is just waiting in that follicle to get shed, and that is the telogen phase where it is resting in the follicle. तो ये एक साइकिल हमेशा रिपीट होती है. इसका मतलब है बाल शेड होने वाले हैं, शायद आपने नोटिस नहीं किया है. एंड दैट इज़ वेरी कॉमन. हेयर शेडिंग इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज टू नोटिस टिल इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम. तो जैसे मेडिकल लिटरेचर सेज 100 to 150 हेयर शेडिंग इज रूटीन, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू एक्सेप्ट कि पहले मुझे थोड़ा हेयर फॉल होता था या नोटिस नहीं होता था, अभी मुझे ज़्यादा हो रहा है, दैन सेइंग कि पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि दैट्स नॉट ट्रू. सो डॉक्टर सिद्धि, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाती है? व्हाई डज हेयर लॉस, हेयर फॉल हैपन? तो अगर आपको बालों के टुकड़े गिर रहे हैं जो आप नोटिस करते हैं तो आपको हेयर शाफ्ट ब्रेकेज है. लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हेयर बल्ब, मतलब जड़ से निकला हुआ जो हेयर का बल्ब रहता है उसके साथ इंटैक्ट हेयर अगर निकल रहा है, मतलब यहाँ से गिर रहा है, यस, देन योर हेयर इज शेडिंग फ्रॉम द स्कैल्प. अगर आपको ऐसे नोटिस हो रहा है, सिंपल थिंग्स जैसे पहले मैं मिडिल पार्टीशन रखती थी, अब समहाउ इट डजंट लुक गुड ऑन मी, is like not approaching the issue at hand. Why is it not looking good? Because your scalp is visible. It's no longer looking good because the shine on the scalp is so visible that photos में अच्छा नहीं लगता है, और it's making your face look bigger. Eventually everything comes down to अच्छा नहीं दिख रहा है. Reason क्या है? जो भी है. So these things are not just cosmetic indicators. It means something is going wrong on a deeper level. Why are you losing hair? Please ask yourself. मेन में जैसे होता है स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस, वेर यू नो कि अच्छा मैं कितनी सिवियर, मैं कितनी पानी के ऊपर हूँ, कितनी पानी के नीचे, हाउ बैड इज माई कंडीशन. इज देयर अ वे दैट वी कैन आइडेंटिफाई? Yeah, so scientifically speaking, there are 2 types of assessments जो किए जा सकते हैं. उसमें से एक है जो सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए कर सकता है और अ स्पेशलिस्ट. दोज आर ऑब्जेक्टिव, जैसे यू डू अ ट्राइकोस्कोपी और डर्मोस्कोपी और अ ट्राइकोग्राम, और यू डू अ स्कैल्प बायोप्सी एंड चेक द रेशियो ऑफ थिंग्स, द एनाजन वर्सेस कैरोजन वर्सेस टीलोजन हेयर. So those are objective and those are scientific methods. But there are visual methods also, and visual methods is common sense. Doesn't need a specialist to really tell you because we all can see what's going on. तो there have been scales जो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि how severe is the alarm that can be graded. तो मेन में होता है एक हैमिल्टन नॉरवुड स्केल है. सिमिलरली विमेन में भी स्टेज 1, 2, 3 देयर इज अ लडविग स्केल, सिनक्लेयर स्केल. These help you visually see whether what you're going through, how severe it is, and whether you can come back from it. What are the root causes? Why is this happening? Very good question. There are many factors. But the most important one today is, how is your scalp? Is your scalp okay? The living part of your hair that is giving rise to your hair shaft, is it okay? And the answer is it's not in most cases. In most cases, in some or the other way, your follicle is not getting what it deserves to make good hair. And this goes on for some time जब तक आपके body के stores are sufficient to supply the essential micronutrients to your hair. But that stops after a while. So saying I used to be skinny in my teenage and why am I fat now or obese now, and this is not a point to body shame, but this is about internal health.
दिस इज बिकॉज तब चल जाता था, बॉडी के पास रिजर्व था, पर तब भी कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया. तो नाउ यू कम टू स्टेज वेयर एवरीथिंग कोलैप्सेस, एंड व्हेन देयर इज अ कोलैप्स इट इज सडन. देन यू आर लाइक, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 1 year? नो, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 15 years that led you to this stage? So talking about why this is happening in women, we need to understand that scalp health is the contributor to hair fall, and scalp health मतलब internal health, क्योंकि scalp का फिजियोलॉजी बॉडी के फिजियोलॉजी से अलग नहीं है. हम इतना ज़्यादा इस प्रॉब्लम को रॉन्ग समझ रहे हैं. ऑल आई हियर फ्रॉम वुमेन इज़ मेरे पानी गलत है, मेरा हार्ड वाटर है, मेरे को पल्यूशन से शायद हो रहा है, मैंने शैम्पू बदल दिया, ये वाला शैम्पू मुझे सूट नहीं कर रहा है, बारिश आ गई है इसलिए मेरा हेयर फॉल हो रहा है. वी आर ब्लेमिंग एवरीथिंग about our hair on things that are outside, but now that you share the science, it's all inside. It is. All surveys show that India carries the highest load of anemia in the world, and we definitely know that if Indians are anemic, Indian women are 100% anemic. Oh my God. So if we can't correct that, we can't expect hair fall to change. अब लोग कहेंगे आयरन और हेयर में क्या, हेयर आयरन में हो, मतलब is iron present in hair? Nahi, but you need oxygenation everywhere. Would you be okay if your liver gets less oxygen? No. Why would you be okay if your scalp gets less oxygen? So you need to have good hemoglobin levels. The second thing is stress. Our ancestors had different stressors. Those stressors could be overcome because वो physically active होते थे, उन्हें physical stressors ज़्यादा होते थे. Today we have a lot of mental stress. Who's going to address it? Then we stress about hair loss. And the other thing is, we don't understand what indirectly contributes to hair fall. If you've had dandruff, everybody has dandruff in varying proportions, because again, आपके scalp की skin shed होने ही वाली है. But अगर आपको dandruff इतना है कि you're constantly scratching, you're getting flaking, peeling, or you're actually getting erosions on your scalp, you're getting scarring, it definitely means your scalp pH is not optimum. तो अगर ये सब है तो ये यस, डैंड्रफ डायरेक्टली हेयर लॉस नहीं कॉज कर रहा है, बट आप आपके डैंड्रफ को कुछ, आर यू ट्राइंग टू ट्रीट इट, आर यू इंटरवीनिंग एंड ट्राइंग टू मेक इट बेटर? नो. सो देन यू से बाकी सब ठीक है पर डैंड्रफ बहुत है, बट तभी डैंड्रफ इज contributing because everything around that problem is contributing to hair loss. So this is the main reason why we see all this. What are the other factors or root causes in the body that impact our hair? The other root causes, let's say that the bulk of the issue is micronutrient deficiencies, and micronutrients are not your proteins, carbs, and essential fats. Those are other things. I will stress on micronutrient deficiency because it is really, really important. Besides this, there are endocrine factors, body के hormonal levels. Thyroid hormone. Thyroid hormone, लोगों को actually they don't know क्या करता है in the body. It's a very intrinsic regulator of your immunity and your metabolism in general. Thyroid hormone receptors have been found on the hair follicle. There is basically a thing called ORS, outer root sheath होता है, उसमें thyroid hormone के receptors हैं. तो जब वो ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, इट अफेक्ट्स हाउ द हेयर कम्स आउट. अगर वो अंडर स्टिमुलेट होता है तो भी हेयर क्वालिटी अफेक्ट होता है. सो पीपल डेवलप थायराइड डिसऑर्डर्स एंड 6 months डाउन द लाइन दे आर लाइक, ओ आई ऑल्सो हैव अ हेयर इशू, बट नो, it's a part of your thyroid metabolism. Similarly, PCOS होता है. PCOS causes a lot of insulin resistance, and insulin resistance has been associated with high levels of testosterone, which we know is going to get converted to DHT. So all endocrine disruptions are also going to cause hair loss. There is definitely a role that genetics play, right? क्या कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स से आती है, और जेनेटिक्स वाला अगर हेयर लॉस है, मतलब मेरी मम्मी को भी था या पापा को था और मुझे भी ये हो रहा है, इज देयर ऑल्सो अ वे टू हैंडल इट? हमारा नॉलेज सिर्फ इस लिमिट तक होता है कि जेनेटिक मतलब मॉम डैड को हुआ, बच्चों को होगा, उसके आगे हो सकता है, ट्रांसमिट होता है. दैट बेसिकली इज समथिंग दैट इज हेरेडिटरी. इट्स नॉट जेनेटिक. जेनेटिक
इनहेरिटेंस होता है चीज़ों का, सो यू इनहेरिट टेंडेंसीज. Yes, there are some disorders जो absolutely मदर से चाइल्ड में आ सकते हैं, फादर से चाइल्ड में, बट with hair loss it is something called polygenic. Polygenic का मीनिंग ये है कि कोई एक स्पेसिफिक जीन अभी तक मिली नहीं है कि जो अगर आप में प्रेजेंट हो तो आपको हेयर लॉस होने वाला है. Got it. It could be a multitude of tendencies. What are those tendencies? Tendency for your hair cycle to become short very fast. Tendency for your hair follicles to be very sensitive to testosterone. Tendency for your hair shaft to not have a great cuticle. Depending on whether your hair is wavy, curly or really straight, it depends आपका hair का अंदर का structure कैसे है. And those things also affect hair frizzy होंगे या intact रहेंगे या they'll grow long. Another thing is there is genetic component and there is environment. जब ये दोनों मिलते हैं and they together contribute to something तो ही आपको hair loss हो सकता है. Environment is what you do externally. आप कैसे खाते हैं, कब सोते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप बालों को किस चीज़ों को एक्सपोज करते हैं. फिजिकल स्ट्रेस जैसे बहुत टाइट बाल बांधते हैं, तो जब तक आप दोनों चीज़ों को नहीं देखते यू कांट अंडरस्टैंड वेदर ट्रीट होगा कि नहीं. तो जेनेटिक इसका मतलब ये नहीं है कि ओ माई गॉड माई मॉम और माई डैड दे जस्ट गिव मी दीज जीन्स फॉर हेयर लॉस, बट नो यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग because the genes have to be triggered by environmental factors. So also try to correct that. Yes, अब genes आ गए हैं तो yes you have a tendency, but there are ways to counter it. So it's not like genetic hair loss is the end of the world because it's polygenic. Got it. Stress, right? I think everyone understands stress causes hair loss and hair loss causes stress. But stress करता क्या है body के अंदर? How is stress impacting hair? Stress is just a feeling that something is not right. It's a feeling of impending doom, and these are emotions, but they have physiological counterparts that go on in the body. Stress is always taken as a sign by your body that, oh, something is messing with the survival, something needs to be done. So you're constantly having high levels of life-saving hormones in your body. जिनमें से एक होता है cortisol. Cortisol बहुत important है because बहुत सारी चीज़ों में cortisol saves your body from problems. But here we don't want it because cortisol will also lead to a lot of sensitivity in the body, जो हमें नहीं चाहिए. We don't want your hair follicles to get sensitive to hormones. We don't want your hair cycle to get sensitive to कितना blood supply है, आ रहा है, जा रहा है. You want a steady state. Steady state में जब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो बॉडी उसके साथ डील कर लेती है. बट जब स्ट्रेस कंटिन्यूस स्ट्रेस है एंड देन थिंग्स आर गोइंग अप एंड डाउन, द बॉडी जस्ट डिसाइड्स कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. वेरी ड्रास्टिक डिसीजंस आर टेकन एट अ सेल्युलर लेवल. Wow. So things that you can't change is stress itself, but things you can change are the factors around it, जैसे stress eating. So now you're supplying your body with really useless food, empty calories, just to satisfy your salt craving or your sweet craving. नहीं, you have to still make sure कि even if I'm in a place in my life जहाँ stress हो रहा है, please let me maintain good sleep, good food, Good workout. Workouts actually help rebalance your hormones. A lot of endorphins are released. So these things have to happen to your body. इसको कहते हैं anabolic effects. People take anabolic supplements, but they don't stimulate other anabolism in the body. तो एक तरफ तुम supplements anabolic दे रहे हो और body में catabolism चल रहा है, तो net effect क्या होगा? कुछ नहीं होगा. So I know that it's difficult to say कि stress निकाल दो life से, क्योंकि who is successful at removing stress from their life? And some amount of stress is really good. It makes you fit. It promotes that fight for survival instinct in you, but it should not affect the surrounding lifestyle you follow. तो at least वो तो हम कर सकते हैं. I think अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है तब तो आपका रूटीन बिल्कुल ना छोड़े. Yes. सो एक्सरसाइज, स्लीप ऑन टाइम एंड अच्छे से खाना तो और ज़रूरी है जब स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है. Yes.
डॉक्टर सिद्धि, आई केम अक्रॉस अ रीसेंट सर्वे जिसमें पता चला कि जब लोगों को हेयर लॉस होता है तो सबसे पहले अराउंड 65% ऑफ देम घर के नुस्खे ट्राई करते हैं, एंड 3 आउट ऑफ 10 आर ओनली जो डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। त्राया में भी हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जब लोग त्राया के पास हेयर लॉस के लिए आते हैं उससे पहले वो हमेशा बहुत सारे घर के नुस्खे ट्राई करके ही यहाँ आते हैं। सो आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। 1, लोग क्यों डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेट कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, ये जो होम रेमेडीज़ है जैसे कि एग मास्क, कर्ड लगाना, हेवी ऑयलिंग करना, अनियन जूस घिसना, is this in any way useful, and can it harm in any way? So women are hesitating because women hesitate. And women hesitate because it's ingrained in our minds to hesitate. Hesitate about our needs, our questions, our rights. Growing up na, it was always a family thing. Prime time pe TV pe aap serial dekho, तो there used to be good bahus and vamps. And vamps were always impeccably dressed, beautiful hair. सबसे ज़्यादा मेकअप वैम्प ने लगाया Yeah. था। That's right. So, growing up, you are acclimatized to things in such a way that wanting to look good, wanting to try something or wear something bold is Negative. why should you? Is it needed? Our needs are auto-tuned to something different. इसीलिए we end up feeling we should hesitate, but we shouldn't. In our society, sadly, that exists, and it exists more and more as you go into the interiors where hesitation is the norm for women, but they shouldn't. They should come out, ask. Dermatologists treat skin, hair, nails. We also treat sexually transmitted infections. So women should come out, ask, and for that, people in the house should also give them that space to have a personality, have questions. So they should, and for those who can't, they should watch our podcast. Yeah, I think good point. I think Dr. Siddhi, there is one more reason. Women think कि डॉक्टर दवाई देगा. Right, very right. And I face this at Traya. So Traya में बहुत सारा ट्रीटमेंट इंटरनल होता है. So सप्लीमेंट्स होते हैं क्योंकि हमने समझा कि हेयर फॉल तो इंटरनल है, तो अगर ठीक करना है तो शैम्पू तेल से नहीं होगा अंदर. तो आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट, क्या ये दवाइयाँ हैं? और अगर दवाई है तो क्या इसका एक साइड इफ़ेक्ट होगा? सो जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सप्लीमेंट, मेडिसिन एंड साइड इफ़ेक्ट, आई थिंक शायद ये भी एक रीज़न है कि वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि वहाँ से शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ मिलेगी. राइट. साइड इफ़ेक्ट वही होता है, सिंपली पुट, कोई भी ड्रग का वो इफ़ेक्ट जो हमें नहीं चाहिए, अनइंटेंडेड, उसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं. दे कैन बी एज मीगर एज नॉशिया और समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग, बट दोज आर नॉट द केस विद nutrition. These are nutritional supplements and these are giving you something that your food is failing to provide. तो जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो एब्जॉर्ब होगा, जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती वो निकल जाएगा. तो इसमें हिसाब बहुत सिंपल रहता है, and that's why again people should watch the podcast so they know that not every nutritional supplement is a drug. डॉक्टर सिद्धि, आपके पास इतने लोग आते होंगे पेशेंट्स हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेके, एंड आई एम श्योर वो सब पहले नुस्खे ट्राई करके फिर आपके पास आ रहे हैं. इज देयर एनी पैटर्न दैट यू सी कि लोग क्या गलतियां करें, और समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लर्निंग्स यू हैव फ्रॉम these patients? Yeah, I get a lot of patients who have definitely tried something or the other. Pehle to the common patterns that I see is these people are heavily plugged into social media. That's where they get all these new ideas from, and sometimes that leads to making their problem worse. मतलब अगर कुछ किए बिना ही मेरे पास आ जाते तो that would be a better stage for their scalp, but no. Irritant contact dermatitis बहुत लोगों को होता है. What is irritant contact dermatitis? Right, as the word suggests, dermatitis is any kind of deep inflammation in your skin. As you know, scalp also is a part of your skin, so deeper layers of the scalp. Because of contact with certain things which are harmful or irritate your scalp. So this is what we call irritant contact dermatitis. जैसे आपने garlic या onion या कोई
you know, um, कुछ भी irritating लगाया जो substance मेरी को स्किन को लगाया. पसंद नहीं आया. Yeah, sometimes fragrance से भी होता है. How does it look like? So your scalp becomes really red because there's increased blood flow and you start seeing lot of flaking. मेरा dandruff बढ़ गया. Lot of times लोगों को लगता है मेरा dandruff बढ़ गया है, but they're not understanding उन्हें irritant contact dermatitis हो रहा है. So Because of the home remedy that yeah, they- that they're doing. So again, this misinterpretation is quite common. Most of them are highly misinformed, over-informed, self-proclaimed Google doctors. And now because we have AI and we have Meta, they have way more information, but which they feel is superior to Google in ways, but that's not true. We all know that even AI has its shortcomings. So वो होता है इन सब चीज़ों की वजह से, and because of social media especially, their expectations from a doctor's or dermatologist's treatment are sky high. क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना सब मैंने किया, इससे नहीं हुआ, तो अब मैं जब डर्मेट के पास जा रही हूँ तो होना ही चाहिए. सो ये भी उनका माइंडसेट बिगड़ के आता है. प्लस देर ऑल्सो वेरी डेस्परेट, so they don't, this also leads to them not being regular on treatment because they'll use it. नहीं दिखा रिजल्ट और छोड़ देंगे. दो हफ्तों बाद अगर उसमें मन नहीं लगा या कुछ भी गलत अगर लगा उसके बारे में तो वो फॉलो अप नहीं करते, छोड़ देते आई हैं. थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सही चीज में हमेशा समय लगता है. आई थिंक दैट्स द स्लोगन. Yeah. I think I need to stop wearing this t-shirt and write like, it takes time but it can happen. Yeah, you know they say good things come to those who wait. Yeah. So you should write good hair comes to those who wait. Let's make a t-shirt. Dr. Siddhi, can over oiling or using a wrong shampoo cause hair loss? Yes. So let's talk about oiling. Oiling, again, I told you the ritualistic part of oiling is what's more important for your scalp. Oil per se is more suited for your hair shaft, जहाँ पे areas जहाँ पे आपका hair का cuticle split हो जाता है, fray हो जाता है या combing की वजह से निकल जाता है, वहाँ पे एक continuous layer oil का अगर बना रहे तो that will help maintain that hair shaft. तो ये दो चीज़ें करता है. एक तो आप स्कैल्प को मसाज करते हो सो यू प्रमोट ब्लड फ्लो, एंड दूसरा है यू मेंटेन योर हेयर शाफ्ट. नाउ लीविंग द ऑयल ऑन योर स्कैल्प इज रियली नॉट नेसेसरी. सो ऑयल कैन बी यूज फॉर शॉर्ट कॉन्टैक्ट. उसमें भी आप किस टाइप का ऑयल यूज करते हो, बिकॉज सम ऑयल्स आर वेरी डेंस, दे रियली डोंट गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्कैल्प. लाइटर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विल गेट एब्जॉर्ब, तो लोकल हाइड्रेशन, स्किन बैरियर मेंटेन कर सकते हैं, बट हर ऑयल ये नहीं करता. सेफर चीज़ ये है कि आप उसे मसाज एंड जस्ट बिफोर अ हेयर वॉश यू यूज इट एंड देन यू वॉश इट ऑफ. Because it can increase dandruff, and आपने समझाया dandruff is a major contributing factor to your hair loss condition. Exactly. तो वो और खराब कर देगा. एग्जैक्टली. एंड स्कैल्प पे ऑयल या कोई भी चीज़ जमी रहना इज एन इरिटेंट टू द स्कैल्प इटसेल्फ. सो अगेन देयर यू हैव इट. Got it. Shampoo, do you think there are ingredients in commercial shampoos that can... सो अगेन बीच में बहुत सारा रिसर्च किया गया था ऑन पैराबेन्स एंड सल्फेट्स. सो सल्फेट्स में आता है सोडियम लॉराइल एंड सोडियम लॉरेथ सल्फेट, सो SLS, SLES, एंड यू ऑल्सो हैव अमोनियम लॉराइल सल्फेट. So these used to be very common surfactants in shampoos for the sole reason that surfactants or surface active agents help cleanse your scalp. They leave it squeaky clean. But होता क्या था कि we don't need that much of like an industrial effect on your scalp. Because आज की लाइफस्टाइल में once a week तो कोई बाल नहीं धोता है. तो अगर आप एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे आपके बालों को, स्कैल्प को उतना स्ट्रिप करते रहो तो ओवर टाइम योर स्किन बैरियर वीकन्स, योर स्कैल्प pH ऑल्टर्स, एंड दिस कॉजेज लॉट ऑफ स्कैल्प इरिटेशन. उसके साथ अगर आपको कोई स्कैल्प एक्टिव सीरम या कुछ यूज़ करना है तो वो भी ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगा. इसीलिए these fell into disrepute, but a lot of times people like that foaming and cleansing action, so they are still present in a lot of shampoos. Similarly, parabens जो है, parabens are also present, but now I think people are more aware, so they avoid these shampoos. Heavily fragranced products are not good for your scalp. So again, ये भी आपके scalp को damage कर सकते हैं. Yeah, but then it's a safe statement to say shampoo is not going to cause your female pattern hair loss.
it's again inside, right? Yeah. Because हम इतनी, like you said, हम पानी, मेरा शैम्पू गलत है, इन चीज़ों को ब्लेम करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमने कभी किसी से समझा ही नहीं कि ये हो क्यों रहा है. या शैम्पू ना आपके हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकता है, ना आपके हेयर फॉल को ट्रीट कर सकता है. ये सेकंड टी शर्ट बन गई है. डॉक्टर सिद्दीकी, इज देयर वन होम रेमेडी दैट यू वुड से अ बिग डोंट, कि ठीक है इसको तो बिल्कुल ही ना कीजिए? Growing up, I myself have also used a lot of घर के नुस्खे. Egg whites, methi, these have been beautiful. I think they always made me feel nice. But उनमें भी एक थोड़ा सा नुस्खा है जो I would prefer people avoid, and those are, again, I don't want to like ostracize only two ingredients here, but onion and garlic, because these are supposed to work via irritation of the scalp. उनका किन चीज़ों में फ़ायदा है ये जानना बहुत ज़रूरी है. And at the same time, there is a lot of marketing and information overload जहाँ पे you extract certain words and then you change them and you try to portray something else. जब आप कहते हैं कि से garlic oil है, garlic extract, onion extract, we need to know where are these studies coming from? Are there studies? Question number one. If there are studies, are they in reputed journals? We live in a world which is सब कुछ इंटरनेट पे सब है. कुछ है, सब कुछ इंटरनेट पे है. आपका सोर्स कितना क्रेडिबल है, पहले वो आप सोचिए. लेवल ऑफ एविडेंस कितना है आपके सोर्स का. डू रील्स, वायरल वीडियोस रियली फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस? नो. इफ यू गो टू दैट राउट, जो भी स्टडीज आज तक की गई हैं ऑन अनियन, व्हेन आई से अनियन, बाय दिस आई मीन crude onion extract, something that you will never get your hands on, because that is a scientifically derived product from onion, was done. These studies were done on alopecia areata, which the second part of that medical term is very important, because alopecia areata is not female pattern hair loss. It's not the type of hair loss that we are talking about. It's not nutritional. It's so disheartening. मुझे ऐसा लगता है इस देश की हर फीमेल ने अपने हेयर फॉल के लिए एक अनियन का प्रोडक्ट, अनियन शैम्पू, अनियन ऑयल या फिर अनियन वाली होम रेमेडी ट्राई की होगी. जबकि इनमें से किसी को भी एरिएटा की अंडरस्टैंडिंग और एरिएटा की प्रॉब्लम होना बहुत रेयर है. आई नो एलोपेशिया एरिएटा इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट of all types of that we have discussed today. It has a very scientific basis. The reason we are using irritant substances like onion and garlic as crude extracts. Crude means you're not using anything to soften the effect that it has on your scalp. Some of those effects are irritant. You need those because some of these are immunomodulatory. They change the way blood flows to your scalp. And that's where they tend to help cases like alopecia areata. At the end of these very, very credible studies also, the last line is, this concludes that crude onion extract may be helpful in the treatment of alopecia areata. The word may. May is important. Areata is important. Do you see those words in so-called trending reels and, other things online? No. So, word play, word omission leads to misinformation. तो नुस्खों का भी ऐसे ही होता है. दही लगाना या एग वाइट्स लगाना, मेथी लगाना, यस, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं. ये आपके स्कैल्प का पीएच ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. लेकिन अगर पीएच की वजह से हेयर लॉस होता तो दिस वुड हैव बीन अ ट्रीटमेंट. पीएच इज वन थिंग, दैट इज स्कैल्प हाइजीन. बालों की शाइन आना, स्कैल्प हाइजीन. अभी अगर आप कहो कि I've read some very loosely worded articles जहाँ पे they say onion because onion has high sulfur content and that is an essential micronutrient for your hair. So what else has high sulfur content, Saloni? Eggs, poultry, fish, soya bean, broccoli. You're eating those. Everyone's eating those. So now why suddenly onion is the hero of sulfur content? If you live in an area where, or say your water supply comes from a place jahan coal fields hai, the soil there is naturally rich in sulfur. The groundwater coming to your taps is naturally rich in sulfur, even if it's treated.
So now, why are you putting onion on a pedestal for sulfur? Really? Does it work? Onion is a 1,000 crore market It should in not this be. country. So that's the thing about nuske. मैं जो अब बोलने वाली हूँ डॉक्टर सिद्धि, आई थिंक एवरी गर्ल हैज़ गॉन थ्रू दिस. मैं पार्लर गई, सीट पे बैठी, पीछे एक स्टाइलिस्ट आया, उसने मेरे बाल किए, उसने बोला क्या करना है, मैंने कहा हेयर कट करना है. हेयर कट स्टार्ट होने लगा, पहले स्प्रे किया, वड़ा वड़ा. मैडम बाल बहुत जड़ रहे हैं. Oh God. यू वोंट बिलीव, मुझे पता है मेरे को कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, एंड टच वर्ड मुझे नहीं है. और जब मुझे अब कोई 2 बाल ऐसे निकालते हुए वो स्टाइलिस्ट जब बोलता है ना मैडम बाल बहुत झड़ रहे, तो मुझे इतना गुस्सा आता है. एंड आई थिंक दैट्स सॉर्ट ऑफ द सेकंड प्लेस जहाँ वी एज वुमेन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, Yeah. right? I want to understand, is all this hair care या ये सब hair loss, hair fall में मदद कर सकता है? So the first question is, let's start with treatments. अगर किसी को hair fall, hair loss हो रहा है, female pattern और hair fall what we discussed, क्या उन्हें स्मूदनिंग, केराटिन, रीबॉन्डिंग, व्हाटएवर द नेम्स आर, ऐसे टाइप के ट्रीटमेंट्स करने चाहिए? क्योंकि कभी कभार लोग ये सोच के करते हैं कि इससे शायद मदद हो जाए. When you talk about hair loss, जैसे मैंने कहा फीमेल पैटर्न रहता है, टीलोजन इफ्लूवियम रहता है, एलोपेशिया एरियाटा रहता है, देयर इज आल्सो हेयर शाफ्ट ब्रेकेज. हेयर शाफ्ट ब्रेकेज इज आल्सो मच मोर कॉमन देन वी थिंक. तो इसमें एक्सटर्नल चीज़ें काम आ सकती हैं. समथिंग एज सिंपल एज हेयर ऑयल लगाना जो आपके शाफ्ट को थोड़ा और हाइड्रेट करे या इंटैक्ट रखे या एक बैरियर प्रोवाइड करे, तो ये आप खुद कर सकते हैं. जब आप सैलून में जाते हैं एंड दे डू समथिंग टू गिव यू हेयर स्पा, सो दे बेसिकली डू अ डीप मॉइस्चराइजेशन और डीप हाइड्रेशन और डीप नरिशमेंट ऑफ योर हेयर shaft. Of course it will reduce hair breakage, full stop. ना ये जाके आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होगा, ना ये आपको कुछ और एडवांटेज देगा. स्मूथनिंग, केराटिन एंड वॉट एवर रीबॉन्डिंग, दीज बेसिकली मीन आपका हेयर शाफ्ट होता है, उसका एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहते हैं. इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है. इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने पे हेयर का लुक चेंज होता है. एक्सटर्नली दे लुक मोर फ्लैट. After some time they look flat, but they look more composed and together and laminated. So ये appearance is misinterpreted as healthy hair. They look shiny, but that's because उन्हें एक external coating दिया जाता है. You have to remember कि वो coating सिर्फ यहीं तक है, जब नया hair आएगा तो without coating ही होगा. And that junction of this coating and the uncoated natural hair is where most hair will break. Oh, Which is why 3 months after you're absolutely right. doing this procedure, you will notice मुझे बहुत सारा hair loss हो रहा है. तो वो hair वहाँ पे उस junction पे break हो रहा है, that is hair shaft breakage. Okay, so this is all about just temporary shine, texture changes, nothing to do with hair loss. अब चलते हैं the second part, which is shampoo, conditioner, mask. हजारों शैम्पूज है बाहर जिन पे लिखा गया है हेयर फॉल कंट्रोल, एंटी हेयर फॉल. डॉक्टर सिद्धि, इज देयर अ शैम्पू मेड ऑन प्लैनेट अर्थ जो हेयर फॉल ठीक कर सकता है? I wish I had some sort of soft answer for this, but no, there's only one hard answer, which is the truth, which is no. And for hair fall, you need something which goes inside your scalp and addresses the problem that is present in your follicle, जो शैम्पू नहीं करते हैं. आई थिंक मैं शैम्पू में एक और टॉपिक पकड़ना चाहती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक रिक्वायर्स सम मिथ बस्टिंग फ्रॉम योर एंड. दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एंड केमिकल. आई रियली वॉन्ट यू टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि कैसे चुने. लेट्स से अगर यहाँ पे एक शैम्पू है जिस पे एक बड़ी बड़ी आंवला की फ़ोटो है और उसको एक ग्रीन कलर बॉटल में नेचुरल लेबल लगा के बनाया गया, और बाजू में एक शैम्पू है जो नहीं है ग्रीन कलर का और उस पे आंवला की फ़ोटो नहीं है. हाउ शुड अ कंज्यूमर चूज A वर्सेस B एज अ शैम्पू? पहली बात तो flip the packaging and go to the ingredients and start reading
and see exactly आंवला कहाँ पे आता है, the end of the list or is it at the beginning? Because जितना वो पीछे जाता है in the list, that means उतना उसका कम proportion उतना कम है in the actual formulation. तो सच्ची जिस चीज़ पे वो मार्केटिंग हो रहा है, इज़ दैट रियली वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स, पहले वो देखना ज़रूरी है. दूसरी चीज़ देखना है कि जिन चीज़ों को हमने प्रूव किया है कि अवॉइड करना है, जैसे SLS, SLES, अमोनियम लॉराइल सल्फेट, वो आप अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं. Parabens actually have been proven to be endocrine disruptors. If you're someone who has PCOS or thyroid or some endocrine imbalance or metabolic syndrome, do you really want to add another component that will, disrupt your endocrine system? No. No. So avoid parabens. Avoid heavily fragranced shampoos. They just make you feel good, but fragrance is very dehydrating for the scalp. तो इन सब चीज़ों को देखना है. And whenever anything says with the goodness of equals to, it's a substitute for that product. It's a substitute for that ingredient. So it's not that It's ingredient. not that ingredient. Oh, that's very useful. ये मैंने, so with the goodness of say onion doesn't mean there is an onion. No, it doesn't mean there is onion. It means there is something which has something similar to onion. And lastly, because you started this question this way, chemical free भी कोई नहीं, like there's nothing like chemical free. Everything is a chemical. Yes, water is H2O. Chemistry, yeah. Chemistry is everything about chemicals technically. So don't go looking for a chemical free shampoo. Then even water doesn't qualify. So now let's really attack this problem. करे क्या? What is the first effective step जो एक फीमेल को लेना चाहिए अगर उसे ये प्रॉब्लम है? The first effective step in any problem you face in life is to get information. Information from the right source and ask questions and try to understand more about why something's going wrong. इसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं डायग्नोसिस करना. तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, बट someone who's trained, a dermatologist, a doctor who has spent their life learning how to ask questions and understand more about an internal health, someone's internal health based on the answers they give. Allow them that. Hair loss के अलग अलग stages होते हैं. जितना milder या primitive आपका stage है, उतना ही easier होता है to revert back. जैसे आपको स्टेज पता चलता है, whoever is diagnosing you can give you a realistic expectation कि आप कितने मंथ्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ट्रीटमेंट भी हमेशा हेयर लॉस की सिंगल थेरेपी नहीं रहती. मोनोथेरेपी इज़ नॉट द वे इन हेयर लॉस, क्योंकि मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. So there is a component of correcting your body's internal cycle, internal mechanism, and bringing it to a point where it feels like it can give nourishment to your scalp. And that's what even a doctor does, right? उनकी prescription कभी में एक item नहीं होती. Yeah. Unfortunately, this falls into disrepute and people go back thinking कि oh my god, डॉक्टर के पास गए मतलब 5-6 दवाई लेनी पड़ेंगी. और पेशेंट्स आते हैं जैसे कि डॉक्टर आप ना लगाने के लिए कुछ दो, टैबलेट्स मत दो, या फिर आप सिर्फ टैबलेट्स दो, मैं लगाती नहीं हूँ. एक चीज दे दो. One magic pill. Just give me one thing for all my problems, and I don't think that's possible. So it's always a combination therapy. Approach यही होता है कि एक तो आइडेंटिफाई करो कि क्या ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में लाइक PCOS एंड थायराइड एंड द अदर्स we can definitely see something which needs correction. So you have to take medicines to correct that, ताकि your body comes back to this equilibrium and starts paying attention to other things. I would like to emphasize here that hair is really not a priority for the body. So if there's something internally that's going wrong, your body's attention is focused on correcting the that. Organs. Providing nourishment to correct that, providing blood supply to correct that, and it just doesn't care about the hair. So we need to fix that so your body can express itself in other ways, like give you good hair, give you good nails. तो वो identify करके diagnose करके treat करना बहुत important होता है. बट ऐसे भी नहीं कर सकते कि बस हम वो इंटरनल कॉज ही ट्रीट करेंगे, बाकी सब जाने दो, जब आएंगे बाल आप देखिए. नहीं, वी ऑल्सो नीड टू गिव लोकल स्टिमुलस टू योर हेयर फॉलिकल्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हेयर. इसके अलावा अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा सिवियर है तो वी नो दैट वी नीड डीपर स्टिमुलेशन, सो अदर थिंग्स कम इन टू द पिक्चर लाइक PRP,
growth factor injections, growth factor concentrate, and derma rollers in some case. Again, derma rollers only under the supervision of an expert and not at home. I've spoken about this many times before, but derma rollers एक supervision based procedure है. It has to be done by an expert. बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और 30 डेज के बाद बोलते हैं आपका ट्रीटमेंट नहीं चलता. Yeah. एंड आई एम श्योर दैट हैपेंस टू पेशेंट्स एट योर क्लिनिक Yeah. कि ये बंद कर देते हैं, ये तो वैसे भी नहीं चल रहा. एंड ऑन द अदर हैंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स आउट देयर दैट प्रॉमिस थिंग्स हैपनिंग इन 28 days. To be precise for some reasons. Strange and sad, but So what is a realistic timeline कि अगर कोई ट्रीटमेंट उठाए कितने समय तक यूज करना चाहिए? you at least need to give 3 to 4 months to start observing photographs. Don't observe them after 15 days. And the problem is, a lot of times you can get away with this claim of doing something in 28 days for your hair because it's worded in such a way that it's safe for everybody. We've understood a lot of science here, but मेरे पास यहाँ पे कुछ questions है from Quora and Reddit. Okay. The most asked questions on hair. Okay, I think जब हम कुछ चीज़ के बारे scared होते हैं और हमें पता नहीं होता तो we go Google, we go ask these questions. So I have these questions here and I need your help to give legit, honest, genuine answers to them. The first one, I drink responsibly for over a decade. My hair is thinner now. Can alcohol really cause hair loss? Wow, this is like a bundle of answers. So, first things first, I drink responsibly is a subjective observation. And it's been a decade that you've been drinking responsibly. No hate. That's Dr. Siddhi's polite way to say define responsibly. So I would first see, there have been surveys at any point in time, more than 18% of the world's population thinks they've had responsible drinking, but they've had like more than 60 grams of alcohol in the last 30 days, which is a lot. So ऐसे होता है कि people end up thinking they're drinking responsibly. This is especially important for women. Women, please pay attention. Women are much more sensitive to alcohol. Scientifically speaking, alcohol gets metabolized, and in that process in the body, it releases reactive oxygen species. So these are just very reactive oxygen molecules like peroxides, and they need to be neutralized. बॉडी के पास न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूटाथायोन, बट इनका भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है. तो ये ख़त्म हो जाने के बाद दीज reactive oxygen species are free to roam in your body and cause all sorts of damage. Actively growing tissues like the hair will face the brunt of these things. So that's one thing. Secondly, alcohol consumption leads to a lot of dehydration. Water is essential for toxic waste, outflow from the body. So ये सब चीज़ें over a period of time, over a decade, they definitely contribute to your internal health. So yes, and yes, it's related to your hair loss. Got it. Okay, here comes the big topic of minoxidil. I'm thinking about starting minoxidil, but honestly, I'm scared. Everyone keeps talking about this dread shed phase, and I'm worried it'll just make things worse before it gets better. In most things in life, don't go by it gets worse before it gets better, but with minoxidil, yes. So the dread shed is real, and I know कि बहुत बुरा लगता है जब आप कोई treatment start करते हैं and the first thing you see is कि मेरा problem बढ़ गया. But dread shed, or what we call the initial shedding when you start minoxidil, is only because it's accelerating your hair cycle. तो जो भी poor quality का hair था जो shed हो सकता है वो तुरंत shed हो जाता है, but it means that that follicle is now using minoxidil to produce a better hair. Does birth control or hormonal supplements cause hair loss? Hormonal supplements एक type के नहीं होते हैं. Similarly, depends on what type of birth control you're using. When we say birth control, it's everything from a copper tea to a condom to actual pills. When you talk about pills, it's best to first speak to a gynecologist and understand what kind of contraception suits you best, because people have imbalances. So definitely an expert is not going to give you something that will trigger the imbalance. In general, कोई भी चीज़ जो body में testosterone बढ़ाती है, including hormonal pills, will cause that.
अब आप जब hormonal supplements कहते हैं तो things like anti-androgens जो कुछ लोग लेते हैं, they actually will never trigger your hair fall because they are actually going to reduce the levels of DHT. I have PCOS and I'm suspicious that my hair is thinning. What can I do to check if this really is the case? The answer is in your question. There is no real need to go and check if that is the case because PCOS is by default a condition characterized by hyperandrogenism. So you have elevated levels of testosterone more than what your body should have, and all this testosterone is going to get converted to DHT. DHT is going to cause miniaturization of your hair follicles. So the whole cycle is already present. So there's no need to look for anything now. Yeah, I think if you're confused, I will say take the Traya hair test and you will Yes. know whether you have hair thinning or not. I've noticed that a lot of South Asian girls, especially during college, start to develop a visible middle part or thinning around the hairline. ये साउथ एशियन के ऊपर कहाँ से आ गया? Anyways, could this be from tying our hair too tightly all the time? Now tying your hair too tightly all the time and the type of hair loss that comes with it is a different type of alopecia that we call traction alopecia. And the simple logical answer to this is you should see where the traction is. If you are someone doing a middle parting does not necessarily mean आपको traction हो रहा है. It can happen here हाँ, on your hairline if आप tie कर रहे tight हैं. bun बना रहे हो. Exactly. या आप मिडिल पार्टीशन करके चोटी कर रहे हैं Tight दोनों कर रहे साइड हो. पे, which I suppose is what she means by South So Asian. now I know South Asian क्यों डाला है क्योंकि मम्मियों पे ब्लेम जा रहा है Oh, कि probably, खींच के कर रहे चोटी हैं. पूरी स्कूल So- वाली चोटी बनाई है. Yeah, so if that's the case, then the traction will actually cause hair loss in those particular areas. लेकिन अगर traction नहीं है और हो रहा है तो then it's not related to the parting. We're done. Okay. Superb. Thank you so much, Dr. Siddhi. I think this was a great chat, and I'm sure people who are going through this problem will find this useful, especially between the amount of information that's there being thrown at them about hair loss. I think this is going to be a very genuine, scientific, one place to really understand what is Yeah. hair loss. Hey, if you're enjoying this initiative, don't forget to hit that like button and subscribe to Traya Health. Your support means a lot to me and my team members, and it helps us bring more experts back tips, more honest conversations, and more health topics that matter to you. If you find this episode helpful, you'll definitely want to check out our full episode on PCOS and PCOD, where we talk about the root causes, symptoms, and the real ways to manage them. Click here to watch the full episode. See you in the next episode of Her Health Podcast.